बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज बात करेंगे MGT 611 के लेसन नंबर 25, 26 और 27 की कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। सबसे पहले तो ये सुन लें कि कंपनी ऑर्डिनेंस जो है ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हम फॉलो कर रहे थे कंपनी एक्ट 1913, जो कि बाद में कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 बना। जियाउल हक के दौर में जब वो खुद ही सदर था तो उसने कुछ अमेंडमेंट्स के साथ इसको एज ए ऑर्डिनेंस जो है वो पब्लिश किया। यहाँ पे एक बात जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके काम आएगी। कि जब भी पार्लियामेंट में यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट में से जो भी कानून पास होता है उसे लॉ या एक्ट कहा जाता है। लेकिन कोई इनके अलावा कोई अथॉरिटी किसी को पास करे तो वो रूल्स बनते हैं, ऑर्डिनेंस बनता है, उसे एक्ट नहीं कहते। ये जो कि जियाउल हक ने अपनी अख्तियारात को यूज करके इसको बनाया, इसलिए इसे कंपनीज ऑर्डिनेंस कहा गया। अब 2017 में इसको नेशनल असेंबली और सेनेट से पास करके कंपनी एक्ट बना दिया गया। इसे कहा जाता है कंपनी एक्ट 2017। लेकिन जो कि स्टिल हम कंपनी ऑर्डिनेंस ही पढ़ रहे हैं तो फिर हम इसी को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं जी। ऑब्जेक्टिव्स कंपनी ऑर्डिनेंस से क्या है कि कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू कंपनीज, हेल्थी ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। खैर मैं थोड़ा सा आपको इसको फर्दर एलैबोरेट कर दूं कि हमारे यहाँ तीन तरह के बिजनेसेस होते हैं। एक सोल ट्रेडरशिप है, वाहद मलकियती कारोबार। एक पार्टनरशिप है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने जिनको डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 23-24 के अंदर। और तीसरा जो है वो कंपनीज है, जो कि कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 और अब कंपनी एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड होती है। खैर मैं कंपनी एक्ट को डिस्कस नहीं करूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, हम कंपनी ऑर्डिनेंस की बात करेंगे। कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत ये बिजनेसेस वाज़े वजूद में आते हैं। पाकिस्तान का एक रेगुलेटरी अदारा है जिसे SCCP कहा जाता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसका भी पूरा एक एक्ट मौजूद है जो कि 1997 में ये अदारा जो कि बना। तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह उस वक्त बनाए गए। तो ये एक रेगुलेटरी इदारा है कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए। कंपनी इसी के पास से रजिस्टर्ड होती हैं, पूरा एक प्रोसीजर होता है, इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो मकसद ऑर्डिनेंस का क्या था कि जी कॉर्पोरेट सेक्टर को बिल्डअप करना, इसमें इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करना, इंफॉर्मेशन प्रॉपर डिस्क्लोज हो, ये सारी चीजें। अब इन कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसका एडवांटेज क्या है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अपनी शनाख्त है। ठीक है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगी। एक लीगल एंटिटी है, उसके बाद लाइबिलिटी लिमिटेड है, और शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल है। जी कंपनी के पांच छह एडवांटेजेस हैं जो कि मेजर एडवांटेज हैं। अब हम कंपनी ऑर्डिनेंस रीड करें तो सेक्शन 2 के अंदर हमें कुछ डेफिनेशंस मिलती हैं। ठीक है। इन डेफिनेशंस में हम जो बेसिकली बताता है कंपनी के बारे में वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर इसमें डिस्कस है कंपनी के थ्री लीगल डॉक्यूमेंट्स। वो हैं, एक तो है जी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। खैर उनको भी साथ साथ देखेंगे। Associated companies and associated undertaking means any two or more companies are undertaking of or a company and undertaking incorporated with each other of the following manner। ठीक है, कुछ एसोसिएटेड कंपनीज जो हैं जो एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो, ऐसी कंपनीज को एसोसिएटेड कंपनीज कहते हैं। If a person who is owner or partner or direct of the company or undertaking who directly or indirectly hold the control shares carrying not less than 10% of the voting power। कोई भी जो पार्टनर या डायरेक्टर जो है जो शेयर्स को होल्ड करे, कम से कम 10% उसके पास वोटिंग पावर होनी चाहिए ताकि वो वोटिंग में हिस्सा ले सके। ठीक है। इफ कंपनीज एंड अंडरटेकिंग्स आर, यानी कि ये एसोसिएशन अंडरटेकिंग की बात हो रही है। इफ कंपनीज आर अंडरटेकिंग आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट आर कंट्रोल और वन इज सब्सिडरी। जी, जब दो तीन कंपनीज की मैनेजमेंट कॉमन हो तो उनमें से एक पेरेंट कंपनी होती है और बाकी सब्सिडरी कंपनीज होती है। फिर मुदारबा कंपनी है कि जिसके अंदर एक बंदा अपना पैसा लगाता है, एक बंदा अपनी स्किल्स लगाएगा और ये लोग काम करेंगे। ठीक है जी।
फिर सेक्शन 41, 42, 43 के अंदर जो है वो डायरेक्टर्स के बारे से बताया गया। नहीं, ये सॉरी, सेक्शन नहीं है, ये वैसे पॉइंट दी गए। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी डिटरमाइंड इन द राइटिंग बाय द मेजॉरिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि जो प्रमोटर्स हैं, उनकी तरफ से एक डायरेक्टर का नेम जो है, एक या मिनिमम 7 डायरेक्टर्स जो हैं, उनके नाम कंप्लीटली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेंशन किए जाते हैं। ये सेक्शन 174 में इसके बारे में बताया गया। ठीक है जी। उसके साथ डायरेक्टर की रेमुनरेशन भी मेंशन की जाती है। और फिर सेक्शन 187 बताता है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर अनलेस ही इज मेंबर ऑफ द कंपनी। वो बंदा अगर कंपनी का मेंबर है तो वो कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर्स। द बिजनेस ऑफ द कंपनी शैल बी मैनेज बाय द डायरेक्टर्स हु मे ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड इन प्रमोटिंग। ठीक है जी। जो ड्यूटी डायरेक्टर्स की पावर्स और ड्यूटीज हैं, इन्होंने कंपनी के ओवरऑल तमाम अफेयर्स को उन्होंने मैनेज करना होता है। ठीक है। तमाम पावर्स, तमाम एक्टिविटीज को उन्होंने देखना है। ऑर्डिनेंस, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, मेमोरेंडम, सब चीज को डायरेक्टर्स की ड्यूटी होती है। डायरेक्टर शैल अपॉइंट एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव। डायरेक्टर्स मिलकर अपना एक चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेंगे जो सेक्शन 198, 190 के रूल्स के प्रोविजन की तरह काम करेगा। The amount of time being remaining undischarged, the money borrowed। अच्छा जी, अच्छा, कुछ देख लेंगे जो सेक्शन में डिस्कस कर रहा हूँ उनको जरा एक दो दफा ध्यान से देख लीजिएगा। खैर, सेक्शंस भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप दो चार दफा इनको पढ़ लेंगे तो पेपर में आपको याद रह जाएंगे। ठीक है जी। द सील, सील बेसिकली स्टैंप को कहते हैं। अब यहाँ पे जेन में रखिएगा कि ये एमसीक्यू इस तरह से आते हैं कि कौन सी चीज कंपनी के नहीं आती, कि कंपनी एक लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी कंपनी कॉमन सील है, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। चौथा पॉइंट ऐसा दिया जाएगा जो कि इनसे फिट नहीं होता। वो पूछा जाएगा कौन सी चीज कंपनी का हिस्सा नहीं है। ठीक है। ये कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत जिसको डिस्कस नहीं किया गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अच्छा, खैर, कॉमन सील जो है ये बेसिक कंपनी की एक सेफ कस्टडी, यानी सील है, कंपनी की स्टैंप है। और यही कंपनी की शनाख्त होती है, यही कंपनी के सिग्नेचर्स होते हैं, इसलिए इसको प्रॉपर सेफ कस्टडी में रखा जाता है। नेक्स्ट आ गया डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। नो पर्सन शैल बी बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इफ ही सफर्स फ्रॉम एनी ऑफ द डिसेबिलिटीज ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। जो सेक्शन 187 में डिस्क्वालिफिकेशन बताई हुई है डायरेक्टर्स की, उनमें से किसी में वो फॉल करता है तो वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। उसके बाद हमारे पास आ गया, द डायरेक्टर्स में मीट टुगेदर फॉर द डिस्पैच ऑफ बिजनेस जोन एंड अदरवाइज रेगुलेट्स द मीटिंग। खैर चलें जी, आगे चलता जाएगा जी। डायरेक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल है कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में। मैं थोड़ा सा आपको एक लुबेल बाबू और भी समझा दूं कि कंपनी जब बनती है तो कंपनी की सालाना जो एनुअल जनरल मीटिंग है हर साल कंडक्ट होनी है, वो भी ऑब्वियसली डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर डायरेक्टर्स की जो आपस की मीटिंग्स हैं, वो डायरेक्टर्स के में जो एक चेयरमैन होगा, जो चेयरपर्सन होगा, वो उस मीटिंग को कंडक्ट करवाने का रिस्पॉन्सिबल होगा डायरेक्टर्स की जो मीटिंग्स हैं। और ये भी मेंशन होती है कितनी डायरेक्टर्स की मीटिंग एक साल में मिनिमम होनी चाहिए। Directors may delegate any of his powers not required to exercise in the meeting to committees consisting of such members। डायरेक्टर्स अपनी पावर्स मीटिंग के दौरान या मीटिंग में डेलीगेट भी कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टर अगर नहीं आ रहा, वो अपनी पावर्स किसी दूसरे डायरेक्टर को डेलीगेट कर सकता है। ठीक है। जो कमेटी होगी डायरेक्टर्स की, वो मीटिंग का चेयरमैन भी डिसाइड करेगी, वही जो है वो जो चेयरमैन है, फिर जो जो फैसले फाइनल होंगे उनके मुताबिक वो काम करेगा। ठीक है। द कमिटी में मीट एंड adjourn एज इट थिंक्स प्रॉपर। उसके बाद फाइलिंग ऑफ वैकेंसीज एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, जो मैंने सालाना मीटिंग की बात की थी। All the directors shall stand retire from the office and directors shall be elected on their place in accordance with section 178 of terms of 3 years। जी, पहली जनरल मीटिंग में जो डायरेक्टर्स पहले इलेक्ट हुए उन सबको रिटायर कर दिया जाएगा और फिर 3 साल के लिए डायरेक्टर्स इलेक्ट होंगे। ठीक है। इसके बाद इनकी जो सिलेक्शन होती है, वो हर एनुअल जनरल मीटिंग में नए डायरेक्टर्स इलेक्ट होते हैं। और वो 3 साल तक ऑफिस को होल्ड करते हैं। अब फर्ज करते हैं हम 9 डायरेक्टर सेलेक्ट किए हैं, तो पहले साल 3 डायरेक्टर रिटायर किए जाएंगे, उसके जगह नए आ जाएंगे। उससे अगले साल 3 फिर रिटायर होंगे और उसकी जगह नए आ जाएंगे। इससे ये होता है
कि जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो अपना काम कंटिन्यू रखते हैं और नए डायरेक्टर्स आने वाले एग्जिस्टिंग काम में ही अपने आप को एम्प्लॉय करते हैं। ठीक होगा जी। नेक्स्ट हम चलेंगे डिविडेंड एंड रिजर्व्स के हवाले से। जी, द कंपनी एंड जनरल मीटिंग में डिक्लेयर डिविडेंड बट नॉट डिविडेंड शैल एक्सीड द अमाउंट रिकमेंडेड बाय डायरेक्टर्स। कंपनी की जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन वो डिविडेंड डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन के अगेंस्ट नहीं हो सकता, यानी कि जो डिविडेंड डायरेक्टर्स ने रिकमेंड कर दिया है उससे कम जरूर हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। डिविडेंड बेसिकली क्या है? डिविडेंड होता है कि जो कंपनी को प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट में से जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, यानी कि जो कंपनी के मालिकान हैं, जो कंपनी के हिस्सेदार हैं, उनको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसको डिविडेंड कहा जाएगा। और प्रॉफिट का वो हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया उसे रिजर्व कहते हैं। ठीक होगा जी। अब इसमें ऐसा कोई मुझे एमसीक्यू बनता नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। Accounts. The director shall cause to keep proper books of accounts required under section 230. 230 के अंदर बताया गया है कि अकाउंट्स किस तरह बनाने हैं, क्या तरतीब है। वैसे इसमें हम अकाउंटिंग के कई फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन जो फॉर्मेट एक दफा फॉलो कर लिया गया है, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, वही होता है। वैसे पाकिस्तान के अंदर तमाम जो कंपनीज है, पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज, उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने का एक ही फॉर्मेट है, वो उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं और वो चेंज करने के मजाज भी नहीं है, वो चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आ गया, नेक्स्ट बात करेंगे काम की बात, वाइंडिंग अप आ गया। जी, कंपनी जो है वाइंडिंग अप के लिए, अगर कंपनी खुद वाइंड अप हो या किसी भी तरीके से, वो प्रॉपरली लिक्विडेटर हायर करते हैं। लिक्विडेटर वो बंदा होता है जो कंपनी को वाइंड अप करने में हेल्प करता है। ये समझ लिए कि एमसीक्यू जाएगा कौन सा बंदा वाइंड अप के लिए हायर किया जाएगा। अब ये एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है या बाय कोर्ट जो है इसको कंपनी को वाइंड अप किया जाता है, तो दोनों सूरतों में लिक्विडेटर हायर होगा, वो कंपनी के तमाम एसेट्स को लिक्विडेट करेगा और एट द एंड फिर कंपनी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे एक और आपको चीज बताता चलो, एक और एमसीक्यू जो बन सकता है कि जब कंपनी लिक्विडेट होती है सबसे पहले पेमेंट किनको दी जाती है, तो वो जो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं उनको पेमेंट की जाती है। और क्रेडिटर्स में भी जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं जिनके साथ ये डील हुई है या कोई ना कोई उनको बॉन्ड या स्टैम्प साइन करके दी गई है, यानी कि स्टैम्प पेपर, कि जी आपकी पेमेंट लाजमी होगी, आपकी पेमेंट जाया नहीं होगी, वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहलाते हैं। ऐसे सबसे पहले क्रेडिटर्स को पेमेंट की जाती है। जी, लेसन नंबर 25 था। 26 की बात करेंगे, लॉ रिलेटेड टू कंपनी ही चल रहा है हमारा। जी, सबसे पहले है जी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी फॉर्मेट होनी है तो उसके लिए हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। ये 5 चीजें जरूरी हैं। एक तो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट और बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट। ये 2 सर्टिफिकेट्स होंगे तो हम बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। और ये 2 सर्टिफिकेट्स तब मिलेंगे जब हमारे 3 लीगल डॉक्यूमेंट्स बन चुके होंगे। वो पहला है जी मेमोरेंडम, आर्टिकल और प्रोस्पेक्टस। इंडिविजुअल इन सबको इंडिविजुअली देखते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर मेंशन होता है कि किस वक्त ये इशू किया गया, कंपनी का नाम क्या है, किसने, रजिस्ट्रार का नाम क्या है, किसने ये सर्टिफिकेट दिया है। लिमिटेड कंपनी है तो रजिस्ट्रार लिखेगा ये कंपनी लिमिटेड है, इसकी सील वगैरह हर चीज रजिस्ट्रार जो है वो मेंशन करेगा। जी, किसके पास अथॉरिटी है? तो एसएससीपी के पास अथॉरिटी है इस सर्टिफिकेट को इशू करने की। सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन इशूड ऑन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, जब कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तब। जब कंपनी ने नाम चेंज किया फिर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू होगा। और कंपनी ने अपना को कैपिटल चेंज किया है तो फिर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दोबारा से इशू होगा। फिर आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय प्राइवेट कंपनी। A private company can start its business on issuance of certificate of incorporation। जैसे कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू हुआ, कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेती है। लेकिन पब्लिक कंपनी जो है, पब्लिक कंपनी कैन नॉट स्टार्ट इट्स बिजनेस ऑन इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वेयर एज इट कैन ओनली स्टार्ट बिजनेस ऑन इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जी, पब्लिक कंपनी को कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए होता है, जबकि प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर बताया जाता है, हर चीज मेंशन होती है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन से हैं, कंपनी कब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, ठीक है, कंपनी की बारिंग पावर्स क्या है, कंपनी का सरमाया कितना है, ये सारी चीजें वहां पे बताई जाती हैं। जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।
A company shall not commence any business or exercise any borrowing powers unless share held subject to the payment of whole amount thereof in cash have been allotted to an amount not less than in whole than the minimum sufficient. जी, कमेंसमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कंपनी अपनी मिनिमम जो कैपिटल है उसको कलेक्ट नहीं कर लेती। यानी कि कंपनी का कैपिटल ओवर 10 करोड़ डिसाइड हुआ और कंपनी कह देगा कि 3 करोड़ कैपिटल मिनिमम होगा तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जब कंपनी कैपिटल 3 करोड़ हो जाएगा उसका प्रूफ वो दे देंगे तो उनको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। ठीक हो गया। एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज पेड द कंपनी फुल अमाउंट ऑन ईच ऑफ द शेयर्स। और जितने डायरेक्टर ने शेयर लिए हैं वो सारी की सारी अमाउंट पे करेंगे तभी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो पाएगी। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं। नो मनी इज और मैनी, अच्छा ये मेजर यही थे, उसके आगे इतना जरूरी नहीं है। एक और है। ओके, सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। रजिस्टर शेल ऑन द फाइलिंग ऑफ ड्यूली से वेरीफाइड डिक्लेरेशन ऑफ अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सब्सक्रिप्शन। जब रजिस्ट्रार को ये सारी चीजें ऊपर फुलफिल कर दी जाए तो फिर रजिस्ट्रार जो है वो कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट जो है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो जारी कर देगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेमोरेंडम एसोसिएशन। मेमोरेंडम ये कंपनी के 3 लीगल डॉक्यूमेंट्स का पहला डॉक्यूमेंट है। इसके 6 क्लॉजेज होते हैं, जिसमें सबसे पहला नेम क्लॉज है कि कंपनी का नाम क्या होगा। दूसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज है, कंपनी की प्रोडक्ट क्या होगी। तीसरा कंपनी का प्लेस क्लॉज है, कंपनी कहाँ सिचुएटेड होगी। डायरेक्टर्स का क्लॉज है, डायरेक्टर्स के नाम क्या होंगे। कंपनी का डायरेक्टर्स के एड्रेसेस क्या है और कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल क्या है। ये टोटल 6 क्लॉजेज होते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे 4 मेंशन है, शायद आगे 2 हों। टोटल 6 वैसे क्लॉजेज होते हैं मेमोरेंडम एसोसिएशन के। और ये मैंडेटरी होता है। हाँ, छठा क्लॉज है, ये लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ये लिखते हैं दैट द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स मस्ट बी लिमिटेड। ये टोटल 6 क्लासेस होते हैं कंपनीज के, और इन 6 क्लासेस को पूरा करना बड़ा जरूरी होता है। 6 की 6 मेंशन होगी तो ही आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट जारी होगा। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन 17। ये एमसीक्यू का याद रखिएगा कि जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है वो सेक्शन 17 में डिस्कस हुई है। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, कंपनी 2 तरह की होती है, एक लिमिटेड होती है, एक अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड कंपनी पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। अब जब लिमिटेड कंपनी, फिर 2 तरह की है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। ठीक है। अब जो लिमिटेड बाय शेयर्स हम पीछे पढ़ रहे थे, उसमें एक पब्लिक कंपनी आ गई थी, एक प्राइवेट कंपनी आ गई। जो लिमिटेड बाय गारंटी है वो सेक्शन 17 में डिस्कस हुई। ये जितने भी एनजीओ वगैरह हैं ये लिमिटेड बाय गारंटी कंपनीज हैं। ट्रस्ट वगैरह जो होते हैं, ठीक है, एनटीएन सर्टिफिकेट्स, ट्रस्ट जो है, एनआईटी सर्टिफिकेट्स, ये सारी जो है लिमिटेड बाय गारंटी कंपनीज होती हैं। बाकी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अनलिमिटेड कंपनी सेक्शन 18 में डिस्कस हुआ। इसमें जो डायरेक्टर्स की जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इसलिए पाकिस्तान में ये कोई भी कंपनी मौजूद नहीं है। सेक्शन 18 में इसका डिस्कशन है, सिर्फ इतना ध्यान में रख लें। उसके बाद आ गया जी आर्टिकल एसोसिएशन। अच्छा, मेमोरेंडम जो है ये बेसिक, इसके 6 क्लास थे, मैंने आपको बता दिया। ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव, नेम वगैरह इसके अंदर होता है। ये कैप्सिको भी समझ लें कि मेमोरेंडम एसोसिएशन में कौन कौन सी चीजें होती हैं। ये मेमोरेंडम एसोसिएशन किसे कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आर्टिकल एसोसिएशन जो है, हाँ, मेमोरेंडम एसोसिएशन की डेफिनेशन दे के पूछा जा सकता है कि मेमोरेंडम एसोसिएशन जो है, सॉरी, डेफिनेशन दे के पूछा जाएगा कि ये क्या है, ये कैप्सिकल बन सकता है। इस तरह आर्टिकल एसोसिएशन। वैसे आर्टिकल एसोसिएशन के सिंपल जो डेफिनेशन है वो यही है कि रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी मेंशन्ड बाय द कंपनी ऑर्डिनेंस और कंपनी इंटरनल। कंपनी के अपने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं या कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत भी हो सकते हैं। और ये कुछ रूल्स बताए हैं जी, कंपनी के इंपॉर्टेंट टर्म्स। शेयर किस तरह इशू होंगे, शेयर कैपिटल कितना होगा, शेयर की ट्रांसफरेशन कैसे होगी, शेयर कैपिटल अल्टरेशन कैसे होगी, डिविडेंड कैसे पे किया जाएगा। ठीक है, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, मीटिंग कब कब होगी, वोटिंग पावर किस तरह से होगी। ठीक है, कंपनी की वाइंड अप करनी पड़ी तो वो वाइंड अप कैसे होगी। ये सारी चीजें जो है ये उसके आर्टिकल में मेंशन होती हैं। सेक्शन 26 ऑफ द ऑर्डिनेंस और कंटेन द ऑर्डिनेंस टू रिप्रोड्यूस हेयर अंडर द रेफरेंस। नहीं, फारिग कराएं इसको। अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, सेक्शन 28 में बताया गया कि आप आर्टिकल सोशल कैसे अल्टर कर सकते हैं। मैं सेक्शन 29 में मेमोरेंडम और आर्टिकल का जो फॉर्म है जो वो मेंशन है जी। रेगुलेशन ऑफ
अच्छा ये कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं जी। जी लेक्चर लेक्चर नंबर 27 है जी, लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। यही चल रहा है। मेमोरेंडम हमने पढ़ लिया, आर्टिकल एसोसिएशन पढ़ लिया, तो अब हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस बेसिकली इसके अंदर मेमोरेंडम भी होता है और आर्टिकल एसोसिएशन भी होता है, और पाकिस्तान कंपनी के पिछले 5 साल जो प्रीवियस अकाउंट्स होते हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, वो प्रोस्पेक्टस में मेंशन की जाती है। इन शॉर्ट आपने प्रोस्पेक्टस सुना होगा, जिस तरह विश्व यूनिवर्सिटी का भी अपना प्रोस्पेक्टस है जिसमें डिटेल होती है हर चीज की। प्रोस्पेक्टस यही चीज होती है, जब कंपनी नए शेयर इशू करना चाह रही है, कैपिटल कलेक्ट करना चाह रही है, तो उसके लिए कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी करती है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब कंपनी नई नई इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो उसके पिछले 5 साल के अकाउंट्स कहाँ से आएंगे? तो वो कंपनी अपने अगले 5 साल के प्रपोज्ड अकाउंट्स मेंशन करती है कि अगले 5 सालों में हमने इतना कैपिटल इकट्ठा करना है और ये काम करना है। ये सारे कंटेंट है जी, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के अवेलेबल डायरेक्टर्स, प्रॉफिट्स कितने कंपनी ने किए, क्या कैपिटल है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्या है कंपनी के, प्रीलिमिनरी कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या क्या हुए। ये सारी कंटेंट्स होते हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर, यानी कि ऑल टू ऑल डिटेल होती है कंपनी की प्रोस्पेक्टस के अंदर। ठीक है। प्राइवेट कंपनी के प्रोस्पेक्टस का सेक्शन 45 में डिस्कस हुआ है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता। पब्लिक कंपनी का प्रोस्पेक्टस जो है वो कंपलसरी होता है। नेक्स्ट चलेंगे जी। मैटर टू बी स्टेटेड इन रिपोर्ट टू बी द, नहीं कोई इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसके। हाँ, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 59, इसको सिर्फ डेफिनेशन को जेब में रख लें। ये क्या होता है कि अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी नहीं कर पा रही, यानी कि नई नई इनकॉर्पोरेट हुई है, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं हो सकता, तो कंपनी एक स्टेटमेंट जारी कर देती है इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसमें ये सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं, लेकिन पूरा ये कंप्लीट प्रोस्पेक्टस नहीं होता। इसको कहते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस है। आगे आ जाता है कंपनी के शेयर्स। अच्छा, इसका एमसीक्यूज बन सकता है कि जो वो बताता है कि कौन सी टाइप कंपनी के शेयर्स की नहीं है, जिस तरह की ऑथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, कार्ड अप कैपिटल, और वो कहता है जी इन्वेस्टमेंट कैपिटल। अब इन्वेस्टमेंट कैपिटल कंपनी के शेयर्स की टाइप नहीं है। ठीक है। तो शेयर कैपिटल की, सॉरी, ये एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है। अब बारी आती है कि शेयर्स होते क्या है। कंपनी को जो कैपिटल ऑथोराइज होता है, कंपनी को इनिशियली कैपिटल ऑथोराइज हुआ, फर्स्ट के 10 करोड़ का ऑथोराइज हो गया। अब 10 करोड़ में से कंपनी इशू कितना करना चाह रही है जी? 5 करोड़ का। 5 करोड़ में से कंपनी ने कार्ड अप किया 4 करोड़ का, यानी कि 5 करोड़ के शेयर इशू कर दिए और अपने शेयर होल्डर से कहा कि 80% पेमेंट हम कर दे, बाकी 20% पेमेंट हम बाद में आपसे लेंगे, तो वो कार्ड अप कैपिटल कहलाता है। ठीक है। अब कंपनी ने जब कैपिटल ऑथोराइज होता है, तो पैसा तो पब्लिक से इकट्ठा करना है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो अब उस पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने के लिए कंपनी अपने शेयर कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है। फर्ज करें 10 लाख, 10 का कैपिटल है, तो कंपनी ने 10-10 रुपए के 1 करोड़ शेयर्स बना दिए, 1 करोड़ हिस्से बना दिए। अब वो शेयर जो बंदा, कोई एक शेयर परचेज करे, कोई 10 करे, कोई 1 लाख करे, तो कंपनी को हिसाब रखने की जरूरत नहीं है किस बंदे के पास कितने हैं। ठीक है, जो चले गए कंपनी के रिकॉर्ड में ऑनलाइन आ गया, उसको डिविडेंड के टाइम पे जितने उसके पास शेयर होंगे डिविडेंड मिल जाएगा, कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है काइंड ऑफ शेयर्स। शेयर्स किस तरह के होते हैं जी? इसमें इक्विटी शेयर्स होते हैं जो एक्चुअली कंपनी अपने कैपिटल से करती है। फिर प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं, ये थोड़े से हटके होते हैं। इनको कहते हैं जी, ये वो शेयर्स हैं जो कि नीचे में डिटेल ही बता रहा है। इक्विटी शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। ये तो हो गया जी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जिसे कहते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल भी कहते हैं। प्रेफर्ड शेयर्स ये सेम एज इक्विटी शेयर्स होते हैं, लेकिन इनको प्रेफरेंस दी जाती है इक्विटी शेयर्स पे। डिविडेंड पेमेंट के टाइम पे भी, और एट द टाइम कंपनी वाइंड अप होती है, पहले इनको पैसे मिलते हैं, फिर इक्विटी शेयर्स वालों को मिलते हैं। लेकिन इनको बहुत थोड़ा डिविडेंड मिलता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, और इनका हिस्सा, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, और जो कंपनी के रिजर्व्स हैं उनमें हिस्सा, इनका कोई हिस्सा नहीं होता। ये प्रेफर्ड शेयर। उसके बाद आ गया डेफर्ड शेयर्स। डेफर्ड शेयर्स होते हैं वो शेयर्स जो प्रमोटर्स को इशू किए जाते हैं या डायरेक्टर्स को इशू किए जाते हैं, उन्हें डेफर्ड शेयर्स कहते हैं। और बोनस शेयर्स जो कंपनी की तरफ से कह लें कि फ्री ऑफ कॉस्ट, या अपने शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड की शक्ल में शेयर्स दे दी जाते हैं, उन्हें बोनस शेयर्स कहा जाता है। ठीक है।
अब जब न्यूली कंपनी फर्स्ट टाइम इशू शेयर इशू करेगी तो वो सर्टिफिकेट्स जारी करेगी, उसके बाद उनको इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करवाया जाएगा और फिर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द शेयर होल्डर एंड द कंपनी, दे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी का और शेयर होल्डर्स के दरमियान कि जी ये शेयर्स इशू हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, तो हमने डिस्कस कर लिया, लिमिटेड भी हो गया। ये लिमिटेड मैं थोड़ा सा डिटेल में पीछे नहीं बता सका, शायद मैं बता दूं कि कंपनी के लिमिटेड और अनलिमिटेड का मतलब ये है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल है, अगर कंपनी को नुकसान होता है तो उस सूरत में तो वो अनलिमिटेड कंपनी। और अगर सिर्फ उनकी इन्वेस्टमेंट लायबल है कि जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया वही लायबल है, कंपनी अगर डूब जाए तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगी, तो वो लिमिटेड कंपनी कहलाएगी। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। जी, ये इशूड और कॉल्ड अप शेयर्स की डेफिनेशन है, इनको ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपकी एमसीक्यूज हैं। ठीक है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं जी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।